देखिए इधर बीएसटीडी में आपको हम पढ़ाए थे कि मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं। कितने फंक्शन होते हैं बाबू? बोलिए ना, कितने फंक्शन है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग और कंट्रोलिंग। कितने फंक्शन है बाबू? 5। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग। एक बात बताइए, मैनेजमेंट का पहला फंक्शन क्या होता है? प्लानिंग। और लास्ट फंक्शन क्या होता है? कंट्रोलिंग। लेकिन आज जो चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ना वो प्लानिंग है ना वो कंट्रोलिंग है। आज जो हम लोग का चैप्टर है उसका नाम है ऑर्गेनाइजिंग। क्या नाम है बाबू? सो वी विल स्टडी अबाउट द ऑर्गेनाइजिंग। माय डियर स्टूडेंट, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग किसको बोलते हैं? ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है वो आपको हम यहाँ पे पढ़ाएंगे। देखिए बिजनेस में ना 4 एम होते हैं। कितने एम होते हैं? 4 एम। एम समझते हैं ना? 4 एम क्या क्या होता है? देखिए एम फॉर मैन, एम फॉर मैन, मटेरियल, मशीन, मेथड। 4 एम का बात कर रहे हैं आप। 4 एम क्या क्या है? मैन, मटेरियल, मशीन और मेथड। कोई भी बिजनेस को जब आप चलाओगे ना ये चारों चीज आपको चाहिए। वो 4 चीज क्या क्या है? मैन चाहिए, मटेरियल चाहिए, मशीन चाहिए और मेथड चाहिए। ये चारों चीज चाहिए। तो माय डियर स्टूडेंट, मैन हो, मटेरियल हो, मशीन हो, चाहे मेथड हो, ये चारों चीज ना एक जगह नहीं होता है। तो ये चारों चीज स्कैटर्ड होता है। स्कैटर्ड मतलब बिखरा हुआ है, इधर उधर बिखरा हुआ है। तो मैन, मटेरियल, मशीन और मेथड ये चारों को एक जगह लेकर के आने का काम ऑर्गेनाइजिंग करता है। तो ऑर्गेनाइजिंग का काम क्या है? ऑर्गेनाइजिंग मैनेजमेंट का एक ऐसा फंक्शन है जो क्या करता है? जो मैन, मटेरियल, मशीन और मेथड इन चारों चीज़ों को कोऑर्डिनेट करता है, चारों चीज़ों को इंटीग्रेट करता है, चारों चीज़ों को एक जगह लेकर के आता है। तो आपसे अगर कोई पूछेगा ना कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइजिंग, तो ऑर्गेनाइजिंग मैनेजमेंट का फंक्शन होता है। क्या होता है बताइए ना? यस, ऑर्गेनाइजिंग मैनेजमेंट का फंक्शन होता है जिसका काम क्या है? तो जिसका काम है बिजनेस के सारे रिसोर्स को, चाहे वो मैन हो, चाहे वो मटेरियल हो, चाहे वो मशीन हो, चाहे वो मेथड हो, बिजनेस के सारे रिसोर्स को इंटीग्रेट करना। इंटीग्रेट मतलब एक जगह लेकर के इकट्ठा करना। चाहे वो मैन हो, चाहे वो मटेरियल हो, चाहे वो मशीन हो, चाहे वो मेथड हो, क्योंकि चारों चीज चाहिए। मैन मतलब कौन? लोग। लोग मतलब कौन? आप लोग जैसे अच्छे अच्छे लोग, वो सब मैन के कैटेगरी में आएंगे। देखो मैन मतलब यहां पे समझिए, व्हेन आई से द मैन इट डज नॉट मीन, इट डज नॉट इंक्लूड वुमेन। ऐसा नहीं कि मेन मतलब वुमेन नहीं होता होगा। यहां पर मेन का मतलब होता है लोग। इट मे बी मेल और इट मे बी फीमेल। मटेरियल मतलब जिस चीज़ से सामान बनता है। मशीन बहुत ज़रूरी होता है, और बनाने का तरीका मतलब कि मेथड। तो मेन हो, मटेरियल हो, मशीन हो और मेथड हो, इन चारों चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करने का काम कौन करता है? ऑर्गेनाइजिंग। कौन करता है बाबू? तो ऑर्गेनाइजिंग का काम क्या है? ऑर्गेनाइजिंग का काम है मेन हो, मटेरियल हो, मशीन हो, मेथड हो, इन सारे चीज़ों को इंटीग्रेट करना। क्या करना बाबू? इंटीग्रेट। इंटीग्रेट मतलब इकट्ठा करना, इन सारी चीज़ों को लेकर के जाना बिजनेस के गोल को अचीव करने के लिए। बस आपको अभी समझना है क्वेश्चन कैसा आएगा, कौन सा क्वेश्चन आएगा, कैसे क्वेश्चन बनेगा, वो तुम लोग प्रैक्टिस करेंगे तब पता चलेगा हम लोग को। अभी बस हम लोग को जानना है कि इसका मतलब क्या होता है। तो माय डियर स्टूडेंट देखिए ना एक बार किताब में क्या लिखे हैं हम लोग। लिखा हुआ है कि ऑर्गेनाइजिंग can be defined as identifying and grouping different activities in the organization and bringing together physical, financial, human resource to establish most productive relation for the achievement of specific goal। बोला ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है बिजनेस के अलग अलग एक्टिविटी को ग्रुप में बांटना। आप कहीं भी जाएंगे ना बड़े बड़े कंपनी में, तो वहां पे आप क्या देखेंगे? वहां पे आप देखेंगे ना कि डिपार्टमेंट होता है। क्या था बाबू? डिपार्टमेंट। अभी कोई छोटा चाय दुकान में आपको डिपार्टमेंट नहीं दिखेगा। अभी कोई छोटा चाय दुकान में आकर बोलेगा नहीं, चाय पत्ती डिपार्टमेंट, चीनी डिपार्टमेंट, दूध डिपार्टमेंट तो आपको तो नहीं दिखेगा। लेकिन वही जब आप कोई बड़ा टी गार्डन में जाएंगे तो वहाँ पे एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है। वहाँ पे हर एक चीज़ को, हर एक काम को ना अलग अलग ग्रुप में बांट दिया गया। माय डियर स्टूडेंट्स, तो व्हाट आई ट्राई टू मीन, हम बताना क्या चाह रहे हैं आपको? हम बताना आपको ये चाह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजिंग मैनेजमेंट का एक ऐसा फंक्शन है जिसका काम होता है बिजनेस के अलग अलग रिसोर्स को इकट्ठा करना। क्या करना बाबू? इकट्ठा। चाहे वो मैन हो, चाहे वो मटेरियल हो, चाहे वो मशीन हो, चाहे वो मेथड हो, इन चारों को एक जगह लाना, ग्रुप में बांटना और ग्रुप के हिसाब से इसको डिस्ट्रीब्यूट करना, ये होता है ऑर्गेनाइजिंग का काम। आइए देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। अच्छा, ऑर्गेनाइजिंग में क्या क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस देखिए क्या क्या लिखा हुआ, हम लोग प्रोसेस पढ़ेंगे। देखिए ऑर्गेनाइजिंग का क्या क्या प्रोसेस होता है, ऑर्गेनाइजिंग होता कैसे है। ऑर्गेनाइजिंग का ना स्टेप्स दिया हुआ है। एग्जाम में पूछेगा ना व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, तो भी यही लिखिएगा। आप प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग तो भी यही लिखिएगा। स्टेप पूछेगा तो भी यही आंसर होगा, और प्रोसेस पूछेगा तो भी यही आंसर होगा। अभी आप 2 मिनट के लिए इमेजिन करिए कि आपका एग्जाम ऑनलाइन हो रहा है। बात समझ ना, अगर बीएसटीडी का एग्जाम आप ऑनलाइन देने के लिए जाएंगे ना, तो ऑनलाइन एग्जाम में एक प्रॉब्लम होगा आपको बीएसटीडी में। क्या प्रॉब्लम होगा माय डियर स्टूडेंट? क्योंकि अभी कॉलेज वाले बच्चों का ऑनलाइन एग्जाम हुआ ना, तो हम लोग एग्जाम दिलवाए बच्चे लोग का, बहुत सारे बच्चों का एग्जाम दिलवाए।
अलग अलग कॉलेज के स्टूडेंट लोग का एग्जाम दिलाए, जो लोग पढ़ते थे उनका तो एग्जाम दिलवाए, और जो लोग नहीं पढ़ते थे उन लोगों का भी एग्जाम दिलवाए, पैसा लेके एग्जाम दिलाए, फ्री में नहीं दिलाए, बात समझ रहे ना, पैसा लेके दिलवाए, बट एग्जाम वो लोग दिलवाए। तो उसमें क्या होता था पता, एक प्रॉब्लम फेस किए। क्या प्रॉब्लम फेस किए कि जब लिखने वाला पेपर आता था ना, तो अगर हम बच्चा को आंसर भेज भी देते थे ना, फिर भी वो नहीं लिख पाता था। क्यों बोलिए तो, क्योंकि जब आप देख देख के लिखोगे ना तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। आप समझ रहे, एक तो चीज़ जो आपको याद है और एक तो चीज़ जो आप देख के लिखेंगे, दोनों में टाइम लगता है। जब आप देख के लिखिएगा ना उसमें ज़्यादा टाइम लगता है एज कम्पेयर टू अगर कोई चीज़ आपको याद है तो आपको देखो ऑनलाइन एग्जाम देने के लिए भी ना पढ़ा हुआ रहना चाहिए। पढ़ा हुआ रहेगा तो फायदा क्या होगा, मान लीजिए एग्जाम में पूछा ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, अब ये तो कोचिंग का बुक है, इसमें तो बहुत लंबा चौड़ा करके लिखा हुआ है। अभी 4 मार्क्स में इतना बड़ा अगर आप एग्जाम में लिखने बैठ जाएंगे ना देख करके, तो आधा 1 घंटा आपको एक तो आंसर में चला जाएगा, उसमें भी गलती बहुत सारा होगा। इसीलिए एग्जाम हॉल में क्या होता है ना, जैसे आपको पढ़ा हुआ रहेगा, आपको हम आंसर भेज दे कि ये वाला आंसर है, तो आप थोड़ा बहुत उसको चेंज करके भी लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस आंसर शीट। तो इसीलिए माय डियर स्टूडेंट समझना बहुत ज़रूरी है ऑर्गेनाइजिंग कैसे होता है, ऑर्गेनाइजिंग किस प्रोसेस से होता है। तो देखिए पहला प्रोसेस क्या है, पहला प्रोसेस है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। मतलब ऑर्गेनाइजिंग का पहला काम क्या होता है, तो सबसे पहले एक मैनेजर क्या करता है, सबसे पहले एक मैनेजर काम का नेचर समझता है कि काम क्या क्या करना है। अगर मान लीजिए हम एक कंपनी चला रहे तो परचेस एक तो काम हो गया, सेल एक तो काम हो गया, प्रोडक्शन एक तो काम हो गया, मार्केटिंग एक तो काम हो गया। तो मैनेजर सबसे पहले ना अपने सारे काम को आइडेंटिफाई करता है और आइडेंटिफाई करके उसको डिवाइड करता है। आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क मतलब काम को अलग अलग पार्ट में बांटना। एक बात बताइए, आप जब रेलवे में भी जाते हैं, हर चीज़ का तो अपना अपना एक डिपार्टमेंट है। आप स्कूल्स में तो उतना नहीं देखते होंगे, जब आप कॉलेज में जाइएगा ना तो देखिएगा आपको हर एक चीज़ का, हर एक सब्जेक्ट का डिपार्टमेंट दिखेगा। इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट अलग दिखेगा, लॉ डिपार्टमेंट अलग दिखेगा, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट अलग दिखेगा। तो एक मैनेजर सबसे पहले क्या करता है, अपना काम को समझता है और समझ करके उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देता है। ठीक है बाबू। तो आपसे एमसीक्यू में पूछेगा व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का पहला स्टेप क्या है, तो ऑर्गेनाइजिंग का पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। काम को पहले चुनेंगे, काम को पहले, और चुनने के बाद उसको क्या कर देंगे, डिवीजन, डिवाइड कर देंगे। चलिए डिवाइड कर लिए काम को, डिवाइड करने के बाद काम को ग्रुपिंग कर देंगे, अलग अलग ग्रुप में बांट देंगे। 2 तरह का ग्रुप होता है, एक होता है फंक्शनल डिपार्टमेंट और एक होता है डिविजनल डिपार्टमेंट। देखिए क्या क्या है, इसको पढ़ के सुनाते हैं आपको हम क्या क्या लिखा हुआ है। द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन बिगिंस विद द डिवीजन ऑफ टोटल वर्क इनटू स्मॉल यूनिट। बोला पूरा काम को छोटे छोटे पार्ट में बांटेंगे। ईच यूनिट ऑफ टोटल वर्क इज कॉल्ड जॉब। बोला हर एक यूनिट का काम को हम लोग जॉब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एमसीक्यू में पूछेगा, एसएक्यू पूछेगा, डिफाइन जॉब। तो द पार्ट ऑफ वर्क इज नोन एज जॉब। काम का जो एक टुकड़ा होता है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जॉब। क्या बोलते हैं अबू, जॉब। बोलिए ना, प्लीज बोलिए। जैसे शर्ट बन रहा है तो शर्ट बनाना वर्क हो गया, लेकिन शर्ट बनाने में जो शर्ट का बटन लगाना हुआ वो उसका क्या हो गया, जॉब। क्या हो गया अबू। देखो हम लोग, आप लोग क्या समझते थे आज तक, जॉब मतलब नौकरी होता है, बट यहाँ पे बोला जॉब मतलब पार्ट ऑफ वर्क। काम का जो एक तो छोटा सा पार्ट है ना, काम का जो एक छोटा सा उस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, जॉब। क्या बोलते हैं अबू, जॉब। जैसे आपको हम एग्जाम्पल दे रहे थे, तो जो एग्जाम्पल में क्या दे रहे थे कि अगर आप शर्ट बना रहे हो, क्या बना रहे हो, तो शर्ट में जो बटन लगाने का काम हो गया, वो बटन लगाने का काम को क्या बोलेंगे, वर्क या जॉब। शर्ट बनाना इज द वर्क, शर्ट बनाना इज द, और बटन लगाना इज द जॉब। देखिए कितना इजी चीज़ है, समझ जाएंगे ना तो आपको बहुत इजी लगेगा, नहीं समझेंगे तो फिर आप पढ़ते रहिए, गो थ्रू रीडिंग मारते रहिए खाली। आइए ना, द डिवीजन ऑफ वर्क इनटू स्मॉलर जॉब लीड टू स्पेशलाइजेशन। बोला काम को जब छोटे छोटे पार्ट में आप बांटिएगा उसका फायदा क्या होगा, स्पेशलाइजेशन होगा। कोई आदमी बटन लगा रहा तो बेटा बटन लगाने का स्पेशलिस्ट हो गया। बस हमें होता है, आप समझिए, कोई आदमी अगर बटन लगा रहा है तो वो आदमी बटन लगाने का क्या हो जाएगा अबू, स्पेशलिस्ट। कोई आदमी मान लीजिए अगर धागा मार रहा है तो धागा मारने का बेटा स्पेशलिस्ट हो जाएगा। तो काम को छोटे छोटे पार्ट में बांटने का फायदा क्या होता है। देखो जैसे आपको हम ट्यूशन पढ़ा रहे अभी, तो क्या है, जैसे ये BSTD इकोनॉमिक्स दिन रात यही पढ़ाते रहते हैं, तो आप पूछोगे तो हम आपको कहीं से ही बता देंगे। अब इसमें कोई जादुई शक्ति काम नहीं करता है, दिस इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। अब एक ही काम को अगर हम सुबह शाम करेंगे तो आप भी उसके एक्सपर्ट बन जाएंगे। अगर आप कुछ मत करिए ना, आप एक तो सम्स निकाल लीजिए PL अप्रो का, अब वही सम्स को दिन रात बनाते रहिए, आप ही PL अप्रो का स्पेशलिस्ट हो जाइएगा। बस समझ रहे ना। तो स्पेशलाइजेशन इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड। दुनिया में स्पेशलाइजेशन बोल के कुछ नहीं होता माय डियर स्टूडेंट। आप कभी ऐसा मत सोचना कोई जादू शक्ति काम करता होगा आपका अंदर, कोई अलग विटामिन खाते होंगे आप, ऐसा कुछ नहीं है। एक ही काम को रोज रोज करेंगे ना तो आप भी एक्सपर्ट हो जाएंगे। एक बच्चा साइकिल जब रोज चलाता है तो साइकिल चलाने का एक्सपर्ट हो जाता है। एक आदमी जब बाइक रोज चलाता है तो बाइक चलाने का एक्सपर्ट हो जाता है। तो सिंपल सा लॉजिक है ना बाबू, मैनेजमेंट बोल रहा कि जब काम को आप छोटे छोटे पार्ट में बांट दोगे ना तो उसको क्या बोलेंगे, जॉब। क्या लेंगे, बोलिए ना। एक पूरा पेन बनाना, पूरा पेन आप बना रहे हो, ये वर्क हो गया।
पेन का ढक्कन बनाने का काम आपको दे दिए, तो ढक्कन बनाना क्या हो गया? जॉब। अभी ढक्कन बनाते बनाते आदमी खुद ढक्कन बन जाएगा, बात समझ रहे ना? तो ढक्कन बनाने का जो काम करेगा वो ढक्कन बनाना क्या हो गया? जॉब। लेकिन जो आदमी ढक्कन बनाते रहेगा बेटा ढक्कन स्पेशलिस्ट हो जाएगा। क्या स्पेशलिस्ट हो जाएगा? ढक्कन। आप रेस्टोरेंट में जाएंगे ना, देखिए आप लोग अपने घर में भी देखे होंगे, बहुत बार मम्मी आंटी दीदी लोग ट्राई करते हैं बिरयानी बनाने का। क्या बनाने का? बिरयानी। बहुत बार आप लोगों में बहुत सारे बच्चे खुद भी ट्राई किए होंगे बिरयानी बनाने का, बट माय डियर स्टूडेंट बना नहीं पाते हैं। बिरयानी एक ऐसा चीज़ है ना जो स्पेशलिस्ट लोग ही अच्छा बना पाते हैं। आप किसी रेस्टोरेंट का बिरयानी खाएंगे उसका टेस्ट अलग मिलेगा, लेकिन तो घर में जो बिरयानी खाएंगे ना वो लास्ट में पुलाव लगने लगेगा। क्या लगने? पुलाव। कोशिश करते हैं, सारा इंग्रेडिएंट है, सारा सामान लगाते हैं, क्यों? क्योंकि आदत नहीं है माय डियर स्टूडेंट। समझिए आप हम क्या बताना चाह रहे हैं। दैट इज ऑल अबाउट हैबिट, दैट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। रोज बिरयानी बनाइए, आप बिरयानी स्पेशलिस्ट हो जाएगा। जैसे रोटी आप इतना अच्छा बना लेते हैं, रोज रोटी बनाते हैं तो एकदम गोल रोटी बन जाता है। तो दैट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। वो पूरा किस चीज पे है बाबू? प्रैक्टिस। पहला पॉइंट में यही लिखा हुआ है। हम एक एक लाइन आपको पढ़ के सुना दे रहे हैं। अच्छा, जॉब्स आर असाइन टू इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन एंड कैपेबिलिटीज। तो काम को चुनेंगे, काम को और चुनने के बाद उसको अलग अलग पार्ट में बांटेंगे, और बांटने के बाद जिसका जो क्वालिफिकेशन होगा उसके हिसाब से उसको काम दे देंगे, तो वो आदमी उस काम का क्या हो जाएगा? स्पेशलिस्ट। क्या जाएगा? स्पेशलिस्ट। आप देखो ये सब समझा हुआ रहेगा ना, तो यू कैन मेक इन योर ओन वर्ड्स। और याद रखना जब आप फाइनल एग्जाम देने जाओगे बीएसटीडी का, तो एमसीक्यू एससीक्यू जो 36 मार्क्स का आएगा ना, वो आप मेरा ऊपर छोड़ दीजिए। उसके लिए आपको कुछ करना नहीं है, बहुत प्रैक्टिस करा देंगे आपको। लेकिन ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना, वो आपको घर में रीडिंग करना पड़ेगा। अभी लॉन्ग क्वेश्चन भी हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे। और लॉन्ग क्वेश्चन में क्या करिएगा आप लोग? लॉन्ग क्वेश्चन में देखो प्रैक्टिस कितना भी कर लीजिए ना, और बात सुन लीजिए, अच्छा लगेगा आपको, काम का चीज़ बता रहे, कोई मजाक वाला बात तो नहीं बोले। इधर देखिए, तो लॉन्ग क्वेश्चन में आप क्या करना ना, अभी से हैबिट डालना। अब तो हम कोचिंग में ही टेस्ट लेंगे, जितना टेस्ट लेंगे, अब ऑनलाइन टेस्ट नहीं लेंगे। तो जब आप टेस्ट देंगे ना कोचिंग में, तो उसमें क्या करना आप कि जैसे कोई लॉन्ग क्वेश्चन आया और सपोज आप नहीं पढ़े हो क्वेश्चन को, बट उससे रिलेटेड चीज़ तो आप पढ़े हो, तो आप उसको ना बना के लिखने का हैबिट सीखना कि कैसे उसको बना करके लिखेंगे। और जितना ज़्यादा आप लिख पाएंगे ना बीएसटीडी में लॉन्ग क्वेश्चन में, उतना ज़्यादा स्कोर होगा, जितना ज़्यादा लिख पाएंगे। अगर मान लीजिए आपको हम 5 पॉइंट पढ़ाए हैं, तो वो 5 पॉइंट आप मेरा वाला तो लिखेंगे ही, प्लस अगर आपको कुछ अपना थोड़ा बहुत 2-4 वर्ड अपना भी अगर आप ऐड कर सके तो और बेटर रहेगा। तो जितना बड़ा करके आप बीएसटीडी में आपको ज़्यादा नहीं, 7, 2, 9, 1, 10 लॉन्ग क्वेश्चन लिखना रहेगा। 4 मार्क्स वाला 7 क्वेश्चन आता है, बोर्ड का पैटर्न बता रहे हैं आपको, उसमें भी चैप्टर हटाया तो अभी पता नहीं पैटर्न कैसा बनाएगा वो लोग। 4 मार्क्स का 7 लॉन्ग क्वेश्चन, फिर 4 मार्क्स का 1 लॉन्ग क्वेश्चन, वो चैप्टर भी हट गया है, और आपका 6 मार्क्स का 2 लॉन्ग क्वेश्चन। ये पैटर्न है। तो लॉन्ग क्वेश्चन को आपको फोकस करना, ऑब्जेक्टिव अब मेरे ऊपर छोड़ दिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितना आपको हम प्रैक्टिस कराएंगे ना, ऑब्जेक्टिव उससे होगा। क्योंकि आप क्लास में करवाएंगे, क्लास में आप लोग करोगे, आप एक ही क्वेश्चन रोज प्रैक्टिस करेंगे ना, तो ऑब्जेक्टिव आपका अच्छा खासा अच्छा हो जाएगा। 11 में भी आप देखे होंगे हम लोग कितना सारा ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस किए थे, तो ऑब्जेक्टिव आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन तो हम याद नहीं करा सकते ना, क्लास में रटवा नहीं सकते हैं, हम आपको प्रैक्टिस करवा सकते हैं। तो आप क्या करना ना, हम क्वेश्चंस देंगे, आप कोशिश करना कि किताब से हम पढ़े, किताब से पढ़ना, किताब से देख के भी लिखना, लेकिन उसको ओन लैंग्वेज में लिखने का कोशिश करना। जितना ओन लैंग्वेज में आप लिखेंगे ना, आपका वर्ड स्ट्रांग होगा और ज़्यादा लेंदी आंसर लिख पाएंगे। और जितना बड़ा आंसर लिखेंगे बीएसटीडी में, उतना ज़्यादा स्कोर, उतना ज़्यादा स्कोर। बीएसटीडी में थोड़ा लेंथ मेंटेन करना पड़ता है। आइए बाबू, तो जल्दी बताइए, सबसे पहले क्या करेंगे? काम को चुनेंगे, चुन करके काम को टुकड़ों टुकड़ों में बांट देंगे, क्वालिफिकेशन के हिसाब से बांट देंगे, और बांटने के बाद जो आदमी को छोटा छोटा काम देंगे, वो आदमी उस चीज़ का क्या हो जाएगा? स्पेशलिस्ट। क्या हो जाएगा? तारपर क्या देखो, ग्रुपिंग द जॉब एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन। काम को चुन लिए ना आप, काम को चुनने के बाद अलग अलग ग्रुप में बांट दीजिए, और ग्रुप में बांट करके डिपार्टमेंट बना दीजिए। क्या बना दीजिए? डिपार्टमेंट। देखिए, आफ्टर डिवाइडिंग द वर्क इन स्मॉलर जॉब्स, रिलेटेड एंड सिमिलर जॉब्स आर ग्रुप टुगेदर एंड पुट देम, ऑल जॉब्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन आर ग्रुप्ड अंडर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। जॉब रिलेटेड टू, देखिए, the departmentation or grouping of job can be done by organization in different way, but the most common 2 ways are। बोला क्या किए? काम चुन लिए ना, तो काम चुनने के बाद उसको अलग अलग ग्रुप में बांट दीजिए, आप ग्रुप में बांट के अलग अलग डिपार्टमेंट बना दीजिए। प्रोडक्शन का सारा काम कौन डिपार्टमेंट होगा? प्रोडक्शन में। परचेज का सारा काम कहाँ होगा? परचेज में। सेल का सारा काम कहाँ होगा? सेल में। तो अलग अलग डिपार्टमेंट बना दीजिए। अभी डिपार्टमेंट ना 2 तरह का होता है बाबू, एक होता है फंक्शनल और एक होता है डिविजनल। देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। Functional departmentation, under this method jobs related to common function are grouped under one department। बोला ये ऐसा मेथड है जहां पे एक टाइप का काम को अलग अलग ग्रुप में बांट देते हैं। देखिए उसके बाद क्या लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल ऑल द जॉब रिलेटेड टू प्रोडक्शन आर ग्रुप अंडर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जॉब रिलेटेड टू सेल्स आर ग्रुप अंडर सेल डिपार्टमेंट। मतलब फंक्शनल डिपार्टमेंट में हम लोग फंक्शन के बेसिस पे, फंक्शन मतलब काम के बेसिस पे हम लोग उसको डिवाइड करते हैं, और
डिविजनल में देखिए, व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोड्यूसिंग मोर देन वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट देन दे प्रीफर डिविजनल डिपार्टमेंट एंड दिस जॉब्स रिलेटेड टू वन प्रोडक्ट आर grouped अंडर वन डिपार्टमेंट. फॉर एग्जाम्पल, इफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोड्यूसिंग कॉस्मेटिक्स, textile and medicine, then jobs related to production, sale and marketing of cosmetic are grouped under one department and job related to textile are under one and so on. क्या बोलना सर है, सुनिए. बोला है आप तो काम को बांट दिए हो, काम को बांटने के बाद उसको दो अलग अलग ग्रुप में बांट देंगे, दो अलग अलग डिपार्टमेंट में बांटेंगे आप. तो सवाल है ना कि डिपार्टमेंट में दो तरह से बांटा जा सकता है. एक होता है फंक्शनल, जहाँ पे काम के बेसिस पे बांटते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, परचेस डिपार्टमें, मार्केटिंग डिपार्टमेंट. एक होता है डिविजनल, जहाँ पे क्या होता है ना, डिविजनल मेथड कब अप्लाई किया जाता है. जैसे मान लीजिए मेरा बिजनेस बहुत बड़ा, जैसे रिलायंस, आप लोग पता होगा रिलायंस का पेट्रोल पंप भी है, रिलायंस का मॉल भी है, रिलायंस का ये टेलीकॉम का सर्विस भी है. तो रिलायंस क्या करेगा, अगर मान लीजिए जैसे इसमें भी एग्जांपल दिया हुआ है, अगर मान लीजिए आप कॉस्मेटिक का काम भी करते हैं, कॉस्मेटिक समझते हैं ना आप लोग, क्या मेकअप आइटम्स, वेरी गुड बॉय, बस बोले ना. तो ये जो मेकअप का आइटम्स है, अगर आप कॉस्मेटिक का, सुन लीजिए, अगर आप कॉस्मेटिक का सामान भी बेचते हैं और आप कपड़ा भी बेचते हैं मान लीजिए, तो कपड़ा का डिपार्टमेंट अलग और कॉस्मेटिक का डिपार्टमेंट अलग. तो कॉस्मेटिक से रिलेटेड काम एक डिपार्टमेंट में और कपड़ा से रिलेटेड काम एक डिपार्टमेंट में. तो जब काम के बेसिस पे बांटेंगे इसको बोलते हैं फंक्शनल, और जब प्रोडक्ट के बेसिस पे बांटेंगे इसको बोलते हैं डिविजनल. क्या बोलते हैं बाबू. तो दो तरह का स्ट्रक्चर होता है, एक होता है फंक्शनल और एक होता है डिविजनल. दूसरा, बांट दिए, बांटने के बाद क्या होगा, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज. असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट, काम को देना. अलग अलग डिपार्टमेंट को अपना अपना काम दे दीजिए, बोले बाबू जाओ जी लो अपनी जिंदगी, काम करना स्टार्ट करो. डिपार्टमेंट कैसे बनता है वो आपको पढ़ाया जा रहा है. आफ्टर डिवाइडिंग द ऑर्गेनाइजेशन इनटू स्पेशलिस्ट डिपार्टमेंट, ईच इंडिविजुअल वर्किंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इज असाइन्ड ड्यूटी मैचिंग टू हिज स्किल एंड क्वालिफिकेशन. मतलब डिपार्टमेंट बनने के बाद हर एक आदमी को अपना अपना काम दे देते कि तुम्हारा काम ये है, तुम्हारा काम ये है, तुम्हारा काम ये है. सबको अपना अपना काम दे देते हैं, उसका नॉलेज के हिसाब से, क्वालिफिकेशन के हिसाब से, स्किल के हिसाब से. द वर्क इज असाइंड टू ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल. Employees are assigned duties by giving them a document called job description. हर वर्कर को एक तो कागज देते हैं, उस कागज को हम लोग बोलते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन. जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा रहता है कि आपका क्या काम है, क्या पोस्ट है, क्या क्या काम करेंगे, कितना बजे ऑफिस आएंगे, कितना बजे ऑफिस से जाएंगे. तो ये सारा प्रोसेस है, मतलब ऑर्गेनाइजिंग करना सिखा रहे हैं आपको. दिस डॉक्यूमेंट क्लियरली डिफाइन द कंटेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेटेड टू जॉब. वही बात लिखा हुआ है. तो मेरे सवालों का जवाब दीजिए. एग्जाम में आपसे पूछेगा कि व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस बताइए या ऑर्गेनाइजिंग का स्टेप्स बताइए. तो क्या क्या स्टेप होगा थोड़ा सुन लीजिए. पहला स्टेप सबसे पहले क्या करेंगे, काम को चुनेंगे, आइडेंटिफाई द जॉब एंड डिवीजन ऑफ वर्क. काम को चुनने के बाद उसमें क्या बना देंगे, डिपार्टमेंट. और डिपार्टमेंट बनाने के बाद सबको क्या दे देंगे, ड्यूटीज, असाइनिंग द ड्यूटीज. और ड्यूटीज देने के बाद लास्ट स्टेज देखिए क्या है, चौथा स्टेप देखिए, स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप. रिपोर्टिंग रिलेशनशिप मतलब हर एक वर्कर को बताएंगे कि तुम्हारा बॉस कौन है और तुम किसके अंदर काम कर रहे हो. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है माय डियर स्टूडेंट. एक वर्कर के अंदर डर रहना जरूरी है. अगर डर नहीं होगा तो वर्कर काम नहीं करेगा. देखिए आज आप लोग पढ़ाई इतना सीरियसली इसीलिए कर रहे हैं ना, या इतना प्यार से आप क्लास में इसीलिए बैठे हो ना, क्योंकि आपके अंदर डर है कि उच्च माध्यमिक आने वाला है, उच्च माध्यमिक एग्जाम देना है. अगर सही से नहीं बैठेंगे तो मेरा प्रिपरेशन कैसे होगा, मेरा तैयारी कैसे होगा. जिस दिन मान लिया बंगाल बोर्ड बोल दिया कि बाबू तुम्हें को एग्जाम देना नहीं होगा, तब आप इतना प्यार से बैठे नहीं रहेंगे, तोड़ ताड़ के गेट तोड़ के चले जाएंगे. होता है, बात समझ आया. आई अंडरस्टैंड द फीलिंग्स कि ऐसा होता है स्टूडेंट लाइफ में. बात समझ रहे ना. अभी इतना आपके अंदर एक डर है कि नहीं बदमाशी करेंगे, फालतू का पढ़ाई लिखाई डिस्टर्ब हो जाएगा. अभी तो पढ़ना है, अभी हमको और आगे जाना है, पास होना है, उच्च माध्यमिक एग्जाम देना है. एक बार अगर काउंसिल बोल दिया ना कि तुम्हारा एग्जाम नहीं होगा, या तुमको जैसे 11 में हुआ था, याद करिए, अगर काउंसिल ऐसे बोल दिया, ऐसा लेकिन बोलेगा ना, आपको बता दे रहे क्यों, क्योंकि 12 है इसीलिए. 11 होता है ना, तो शायद 11 में हो सकता है, 11 के जो बच्चे हैं उनके साथ ऐसा घटना फिर से हो सकता है, बट 12 में नहीं होगा, याद रखिएगा. बिकॉज 12 क्या है ना, 12 में ऐसे होने से स्टूडेंट का पूरा फ्यूचर बर्बाद हो जाता है. क्योंकि 12 के ऊपर पूरा कॉलेज लाइफ है, फिर आपका जॉब वॉब में भी ना वो काम आता है. तो कुछ ना कुछ तरीका से एग्जाम लेगा ही, चाहे ऑनलाइन ले चाहे ऑफलाइन ले. ऑनलाइन भी नहीं लेगा, ज़्यादा चांस है ऑफलाइन. देखिए और देखिए एग्जाम कब होगा ना, बहुत बच्चे पूछ रहे हैं, वो भी आपको बता दे रहे, या तो मार्च या तो फिर जुलाई. ये बीच का जो महीना है ना, अप्रैल में, उसमें नहीं होगा, उसमें इलेक्शन का टाइम है ना. तो या तो मार्च में होगा, सुन लीजिए, या तो मार्च में होगा. अगर मार्च में नहीं हुआ, क्योंकि मार्च में होने का चांस क्यों ज़्यादा है वो बता रहे हैं आपको. देखिए क्योंकि जो इसका रीज़न क्या है ना, इसमें होता ये है कि आपका सिलेबस रिड्यूस इसीलिए किया जाता है. सिलेबस रिड्यूस तब होता है ना, आपको बता रहे हैं सिलेबस कब रिड्यूस किया जाता है. सिलेबस तब रिड्यूस किया जाता है जब काउंसिल को अपना एग्जाम टाइम पे करवाना है, लेकिन उसको पता है कि हम तो उतना टाइम दिए नहीं है बच्चों. क्योंकि आप लोग में ना बहुत सारे बच्चों के स्कूल में फॉर्म फिलअप भी शुरू हो गया है.
बात समझिए ना, नोटिस आया होगा, कुछ कुछ बच्चे कल बता भी रहे थे, तो उन लोग का स्कूल में ना फॉर्म फिलअप का नोटिस आया है और 21 से 22 जून तक फॉर्म फिलअप भी हो जाएगा। तो फॉर्म फिलअप के बाद अगला प्रोसेस क्या होता है, एग्जाम क्या होता है, बस है। तो फॉर्म फिलअप आप कर लीजिए अच्छे से और अपना मेंटली तैयार रहिए, मत सोच लीजिए कि आराम से पढ़ेंगे रिलैक्स से। आप अपना प्रिपरेशन को तैयार रखिए, जब नोटिस देगा तब एग्जाम देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको खुद को तैयार रखिए प्लीज़। बाबू आइए, तो देखिए जो आपको हम बता रहे थे, सुनिए, इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशन। रिपोर्टिंग रिलेशन मतलब क्या होता है, हर एक वर्कर को बताया जाता है कि आपका बॉस कौन है, आप किसको जवाब देंगे, किसको जवाब देना पड़ेगा। माय डियर स्टूडेंट, अकाउंटेबिलिटी, ये वर्ड आपको आगे मिलेगा। अकाउंटेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्गेनाइजिंग। अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी होता है। देखिए ऑर्गेनाइजिंग में ना 3 वर्ड आता है, पूछेगा आपसे ऑर्गेनाइजिंग के एलिमेंट क्या है, आपको बताते हैं, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। सबसे पहले आप वर्कर को पावर देंगे, इसको बोलते हैं अथॉरिटी। पावर दे देंगे ना, तो पावर खाली देने से नहीं होगा, पावर देने के साथ साथ वर्कर को ड्यूटी भी दिया जाता है। आज जैसे देखिए हम लोग का देश का प्रधानमंत्री है, तो उनको राइट्स मिला हुआ है ना, तो एट द सेम टाइम उनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है। तो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ में काम करता है। अगर आप मेरे ट्यूशन में मेरे पास पढ़ रहे हो ना, तो आप हमको एक अधिकार दिए हो। क्या अधिकार दिए हो, कि हम अपना हिसाब से आपको पढ़ाएंगे, हम अपना हिसाब से आपको डील करेंगे, हम अपना हिसाब से आपको सिखाएंगे। एक आप हमको ये अधिकार दिए, बट एट द सेम टाइम आप हमको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देते हैं। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, कि आपका रिजल्ट अगर कम बेसी होगा या खराब होगा तो वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमको उस पर मेहनत करना पड़ेगा, हमको उस पर देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, दिन रात एक करके पढ़ाना पड़ेगा। तो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ में आता है। जब आप किसी को अथॉरिटी देते हो ना, तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलता है ऑटोमेटिक, वो बोलना नहीं पड़ता है, आप बोलना नहीं पड़ता है, अथॉरिटी के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आता ही है माय डियर स्टूडेंट। लेकिन तीसरा वाला चीज़ बहुत यूनिक है, अकाउंटेबिलिटी क्या होता है। पहले आपको अथॉरिटी मिलेगा, जैसे आपके माता पिताजी आपको एक अथॉरिटी दिए कि जाओ तुमको जो टीचर के पास ट्यूशन पढ़ना है तुम पढ़ो, तुमको जो किताब खरीदना है तुम खरीदो, तुमको जो फीस लगेगा तुम हमसे लो, ये आपको अथॉरिटी मिला। बट पापा आपको कुछ बोले नहीं, सिर्फ आपको ये बात बोले। लेकिन जिस दिन वो आपको ये बात बोले ना, आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिए। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है, कि अगर रिजल्ट खराब कम बेसी होगा तो आप रिस्पॉन्सिबल होंगे, आपको जवाब देना पड़ेगा। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया। अभी अकाउंटेबिलिटी कब होता है, अकाउंटेबिलिटी तब होता है ना जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, पापा बैठे हुए रहेंगे घर में और आपका मार्क्स कम आएगा, क्या आएगा बाबू, कम मार्क्स आएगा, और पापा बेल्ट वेल्ट तैयार रखेंगे, बात समझे। उस समय आपसे पूछेंगे बाबू कितना मार्क्स आया, कहाँ ट्यूशन पढ़ा, काहे पढ़ाई किए, कैसे पढ़ाई किए, ये सारा सवाल का आपको जवाब देना पड़ेगा। इसको बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मतलब आंसरेबिलिटी। आंसरेबिलिटी का मतलब जवाब दीजिए, क्या दीजिए, जवाब दीजिए। खूब मजा लिए, एक साल खूब घूमे फिरे तुम बेटा, फीस ले लेके गए, ट्यूशन बंक मारे, मारो कोई बात। एक साल मम्मी पापा को कुछ नहीं बोले, बोले ठीक है रिजल्ट निकलने दो ना तब बताएंगे। होता है ना घर में, मम्मी पापा बहुत बार बोलते भी है ऐसा बात कि बस ज़्यादा नहीं, 2 महीना तो एग्जाम होगा ना, रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा तुम क्या कर रहे नहीं, क्योंकि आप तो दिन भर मोबाइल लेके ऑनलाइन क्लास ही कर रहे। बस समझ रहे, अब ऑनलाइन क्लास में कौन सा ऑनलाइन क्लास कर रहे हो, तो घर का आदमी समझ नहीं पा रहा। बस समझ रहे, हमको बहुत पता है, आपको बहुत सारे पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं, जब आते हैं ना कभी मिलने के लिए पेरेंट्स लोग, तो बच्चे लोग को बोलते हैं कि क्या पता क्या मोबाइल में देखते रहता है, बोलता है स्कूल में ऑनलाइन क्लास हो रहा है, 1 बजे रात को बोलता है ऑनलाइन क्लास हो रहा है, बोला सर वीडियो भेज दिए। अभी बच्चा लोग भी स्मार्ट हो गया, बात समझे ना। अभी क्या है ना, अभी मोबाइल में स्क्रीन को ब्रेक करने वाला प्रॉब्लम हो, सिस्टम होता है, स्प्लिट स्क्रीन उसको बोलते हैं। अभी स्प्लिट स्क्रीन में होता क्या है ना, कि नीचे में मेरा वीडियो चालू कर दिया, ऊपर में मेरा व्हाट्सएप चालू कर दिया। अभी घर का आदमी वाले तो मेरा सर पढ़ा रहे, देखिए 1:30 बजे रात को मेरा सर पढ़ा रहे। अभी गार्जियन भी चीज़ सोचता है कि भाई हो सकता है, आप समझिए, तो ये चीज़ गलत है, ऐसा मत करिए, क्योंकि अभी आप जितना मजा ले रहे, अभी अकाउंटेबिलिटी जब आएगा ना तब आपको सजा मिलेगा। तो अकाउंटेबिलिटी मतलब जिस दिन जवाब मांगेंगे ना, जनता को जवाब चाहिए, क्या चाहिए, जवाब। तो अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड माय डियर स्टूडेंट अकाउंटेबिलिटी, ये तीनों चीज होता है। उसके लिए आपको बनाना पड़ता है कि कौन किसको जवाब देगा। देखिए पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। आफ्टर ग्रुपिंग द एक्टिविटीज इन डिफरेंट डिपार्टमेंट, द एम्प्लॉई हैव टू परफॉर्म द जॉब, एंड परफॉर्म द जॉब एवरी इंडिविजुअल नीड्स सम अथॉरिटी। काम करने के लिए अधिकार चाहिए, काम बिना अधिकार का नहीं होगा माय डियर स्टूडेंट। So in the 4th step of organizing process, all individual are assigned some authority matching to the job they have to perform. हर वर्कर को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फ्रीडम दिया जाता है। The assignment of authority results in creation of superior subordinate relationship, and the question of who reports to whom clarifies the individual of higher authority become the superior, and with the less authority become the subordinate. और जब आपको अथॉरिटी मिलेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगा ना, तो वहाँ पे आपको जो इस आदमी के पास ज्यादा पावर होगा उसको बोलेंगे हम लोग सुपीरियर। क्या बोलेंगे बाबू, सुपीरियर किसको बोलेंगे, जिसके पास ज्यादा पावर होगा, और जिसके पास कम पावर होगा उसको बोलते हैं सबऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं बाबू, समझ रहे ना बाबू, जिसके पास ज्यादा पावर होगा उसको क्या बोलेंगे, सुपीरियर, और जिसके पास कम पावर होगा उसको क्या बोलेंगे, सबऑर्डिनेट। अगर आपके पास, जैसे देखिए आपके घर में आपका भैया क्या हो गए, सुपीरियर, क्या हो गया बाबू, लेकिन आप क्या हो गए, सबऑर्डिनेट। अभी आपका छोटा भाई जो है या छोटा बहन जो है वो आपके लिए क्या हो गया, सबऑर्डिनेट, और उसके लिए आप क्या हो गए, सुपीरियर। तो जो आपसे बड़ा है वो सुपीरियर है, और जो आपसे छोटा है वो क्या बाबू, सबऑर्डिनेट।
With the establishment of authority, managerial hierarchy gets created, chain of command and principle of scalar chain follows the hierarchy. पढ़ाई थी आपको प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, मतलब एक चेन बन जाता है, टॉप मिडिल बॉटम, टॉप मिडिल बॉटम, टॉप मिडिल बॉटम। तो 4 स्टेप था बाबू, एक क्वेश्चन कंप्लीट किया हम लोग। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, जल्दी बताइए, ऑर्गेनाइजिंग के कितने स्टेप है बताइए ना? 4। बोलिए बोलिए बोलिए, प्लीज बोलिए ना। अब उसके बाद तो फिर आपको एमसीक्यू में बोलना ही है, बस मेरे एमसीक्यू जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बोलना पड़ेगा वहाँ पे, तो इसीलिए अभी से हैबिट बना लीजिए। जल्दी से बताइए ऑर्गेनाइजिंग के कितने स्टेप है? नहीं बोलिएगा ना? 4 स्टेप है बाबू। अच्छा एक बात बताइए, 4 स्टेप तो है। सबसे पहले हम बता रहे हैं, बताइएगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? काम को आइडेंटिफाई करेंगे और काम को डिवाइड करेंगे, हाँ या नहीं? यस और नो? ठीक है, पॉइंट्स खाली याद करना, आप बीएसटीडी में पॉइंट्स याद करना और रीडिंग मारना, क्योंकि पूरा किताब का रीडिंग करना पॉसिबल नहीं होता है बाबू। दूसरा पॉइंट होता है, आप काम को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ग्रुप कर देंगे, डिपार्टमेंट बना देंगे। और डिपार्टमेंट बनाने का तरीका कितना है? 2। कितना बोलिए? बोलिए ना। एक है फंक्शनल और एक है डिविजनल। अच्छा बताइए, तो वो कौन सा तरीका है जहां पे काम के बेसिस पे बांटेंगे? फंक्शनल। क्या बोलेंगे बाबू? काम के बेसिस पे जब आप बांटते हो ना, उसको क्या बोलते हैं? फंक्शनल। और प्रोडक्ट के बेसिस पे जब बांटेंगे उसको क्या बोलते हैं? डिविजनल। क्या बोलते हैं? नया नया वर्ड है इसमें। और उसके बाद होता है, हर एक वर्कर को ड्यूटी देंगे, और ड्यूटी बहु बात नहीं, और ड्यूटी देने के बाद स्टैब्लिशिंग द रिपोर्टिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप, मतलब उसका कौन किसका सुपीरियर होगा, कौन किसका सबऑर्डिनेट होगा, ये हम लोग डिटरमाइन करेंगे। घर में आके आप इसको रीडिंग मार लेना। अच्छा रुक जाइए, मतलब मार लेना मतलब छुट्टी नहीं हुआ, मतलब है ना, वो आगे पढ़ते हैं। अच्छा देखिए, ये जो ऑर्गेनाइजिंग हम लोग पढ़े हैं, इसका क्या इंपॉर्टेंस होगा, क्या फायदा होगा इस सब पढ़ के हम लोग को? ये इतना काम को बांट फांट के क्या मिलेगा? देखिए क्या मिलेगा, इंपॉर्टेंस पढ़ाएंगे आपको। खाली पॉइंट्स पढ़ना है बाबू, खाली पॉइंट्स पढ़ा रहे। देखिए पहला है स्पेशलाइजेशन होगा, पहले ही समझा दिए थे। जब काम को आप छोटे छोटे पार्ट में बांट देंगे, जब वर्क को जॉब में बांटेंगे, जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, आपके घर में बिरयानी बनने वाला है, क्या बनने वाला है? बिरयानी। और मम्मी आपको बोले बाबू तुम, आपके घर में रोज बिरयानी बनता है, क्या बनता है? रोज आपका घर में बिरयानी बनता है, और मम्मी आपको एक काम दे दे, बोले एक काम करो तुम, और कुछ काम तो सही से करते नहीं हो, तुम एक काम करो, तुम रोज आलू काटना। क्या काटना? आलू। माय डियर स्टूडेंट, आलू बिरयानी बनाना इज अ वर्क, बिरयानी बनाना इज अ, एंड आलू काटना इज अ जॉब। बिरयानी बनाना इज अ वर्क, आलू काटना इज अ जॉब। और एक तो भाई आपका कोई और भी नालायक, बात समझिए ना, तो मम्मी उसको बोले एक काम करो तुम खाली झाड़ू मारना। क्या मारना? झाड़ू। ये क्या हो गया? ये भी जॉब। क्या बाबू? जॉब। तो बात को समझिए, काम के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या बोलते हैं? जॉब। क्या बोलते हैं बाबू? जॉब बोलते हैं। और सुन लीजिए, एक ही काम रोज करेंगे, जो बेटा रोज आलू काटेगा, क्या काटेगा? आलू, तो आलू काटने का एक्सपर्ट हो जाएगा। तो गाना पाना सुन के आलू काट लेगा, बात समझे ना, आंख बंद के भी आलू काट लेगा, आंख बंद में भी आलू काट, कभी कभी तो हाथ से भी आलू काट लेगा। इस पर स्पेशलाइजेशन का इफेक्ट होता है ये। सो सुन लीजिए, जब आप काम को ऑर्गेनाइज कर देंगे ना, सुनिए, जब आप आदमी को सही काम सही, एक चीज देखना, हर इंसान, सुन लीजिए, हर इंसान को वो काम अच्छा लगता है ना बाबू, जो वो अपना चॉइस से करता है। अगर देखिए बात समझिए, जैसे आप लोगों में हर बच्चों का अपना अपना एक फेवरेट सब्जेक्ट होता है, कि लाइक देखो पढ़ते तो आप सारे सब्जेक्ट हो, क्योंकि पास होने के लिए सब सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। बट माय डियर स्टूडेंट, जब किसी एक सब्जेक्ट को आप पढ़ते हो ना, तो उसका आप स्पेशलाइजेशन आया था आपके अंदर, और आपको मन करता है कि उसी का एग्जाम लेता बोर्ड वाला तो अच्छा रहता, बट ऐसा तो नहीं होगा ना बाबू। तो क्या होता है ना, कि जब आप काम को बांट देते हो, एक काम जब इंसान अपनी इच्छाओं से करता है ना, तो ज़्यादा बेटर होता है, ज़्यादा अच्छा होता है। ऑर्गेनाइजिंग में हम लोग इंसान के क्वालिफिकेशन, इंसान का नॉलेज, इंसान का स्किल के हिसाब से काम को बांट देते हैं, तो ऑटोमेटिक स्पेशलाइजेशन आएगा। अगला है रोल क्लैरिटी। इसका कंटेंट आप रीडिंग करना, कंटेंट हम पढ़ नहीं रहे। रोल क्लैरिटी मतलब अभी हम क्या पढ़ा है, हम लोग काम को बांट देते हैं और हर एक वर्कर को बता देते हैं कि तुम जूनियर हो, तुम सीनियर हो, कौन तुम्हारा सुपीरियर है, कौन तुम्हारा सबऑर्डिनेट है। ये सारा काम ऑर्गेनाइजिंग में ही होता है। ऑर्गेनाइजिंग में हम लोग हर एक आदमी का रोल क्लियर कट उसको बता देते हैं बाबू, ठीक है। अगला है क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। फिर वही बात, बोला काम का जो रिलेशन है ना, वो साफ हो जाता है कि हम टॉप लेवल में हैं, हम मिडिल लेवल में हैं या बॉटम लेवल में। एक बात बताइए, अगर कहीं पे आप जॉब करने गए और मैनेजर आपको बोला कि बाबू, क्या बोला? बोला बाबू तुम कल से दरवान जी का काम करोगे। किसका काम करोगे? तो माय डियर स्टूडेंट, अगर दरवान जी का काम आपको दे रहा है, तो बताइए आप कौन से लेवल में, टॉप, मिडिल या बॉटम? तो एक आदमी को जब आप काम दे देते हैं ना, उसको पता चलता है कि मेरा हैसियत क्या है, मेरा लिमिटेशन क्या है, हमको करना क्या है। तारपरे देखून ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। जब आप हर आदमी को सही से काम दोगे, जब आप काम को सही से बांटोगे ना, तो रिसोर्स का यूज बेस्ट टू बेस्ट तरीका में होता है। ये इंपॉर्टेंस पढ़ा रहे कि क्या फायदा होगा इसका। लास्ट पॉइंट है कोऑर्डिनेशन एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। फिर वही बात, बोला मैनेजमेंट बहुत अच्छा से होता है। क्यों? क्योंकि आप काम को स्पेशलाइजेशन के हिसाब से बांटे हो, स्किल के हिसाब से बांटे हो, नॉलेज के हिसाब से बांटे हो। आइए, अच्छा
अब ना आप देखिए, अब आपको एक चीज़ बता रहे, अब आपको हम ना देखिए इसमें नोट्स में हम लोग का सारा चीज़ दिया हुआ है। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर आपको हम पढ़ाने वाले कि ऑर्गेनाइजेशन कैसा कैसा होता है। माय डियर स्टूडेंट, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर दो तरह का होता है, एक होता है फंक्शनल और एक होता है डिविजनल। एक क्या होता है और एक क्या होता है फंक्शनल। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वो होता है ना जहाँ काम के बेसिस पे आप बांटते हैं, प्रोडक्शन, सेल, परचेज, मार्केटिंग, ये हो गया। और डिविजनल क्या होता है, जब आप डिपार्टमेंट में बांट देते हैं डायरेक्ट प्रोडक्ट के हिसाब से। अगर हम कॉस्मेटिक भी बना रहे हैं और चप्पल भी बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं बाबू, चप्पल। तो अगर हम चप्पल भी बनाते हैं और कॉस्मेटिक भी बनाते हैं तो चप्पल का एक अलग डिपार्टमेंट और कॉस्मेटिक का एक अलग डिपार्टमेंट। तो माय डियर स्टूडेंट, अब हम लोग कैसे पढ़ने वाले हैं, अब आप थोड़ा पेज पलटेंगे ना तो हम लोग का नोट्स में फंक्शनल के बारे में लिखा हुआ, देखिए फंक्शनल का एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखा हुआ है ना, देखिए। और डिविजनल का भी लिखा हुआ है, एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखा हुआ है ना। लेकिन हम लोग ये सब नहीं पढ़ेंगे, हम लोग डायरेक्ट पढ़ेंगे पेज नंबर 29, डिफरेंस। ये स्मार्ट लर्निंग होता है, आप दोनों का डिफरेंस आपको पढ़ाएंगे, उसके बाद आपको ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा। तो उसको एक एक पॉइंट पढ़ने का दरकार नहीं है। अब एग्जाम में जैसा क्वेश्चन रहेगा उससे डील कर लेंगे। आइए, रेडी एवरीबॉडी, एक साथ फंक्शनल और डिविजनल का डिफरेंस पढ़ने जा रहे हैं। बाकी एडवांटेज डिसएडवांटेज आप खुद भी रीडिंग करेंगे ना घर में आकर के, आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि आपको हम यहाँ से समझा देंगे। आइए आइए देखते हैं, कितना सुंदर से लिखा है बाबा, इतना सुंदर। 8 पॉइंट देख लीजिए। फंक्शनल वाला में क्या पढ़ाए थे, जल्दी बताइए, अभी तो बताए, सुन लीजिए। फंक्शनल वाला में काम को बांटते हैं किसके बेसिस पे, फंक्शन के बेसिस पे। किसके बेसिस पे, बोलिए ना, एक वर्ड तो आप बोल ही सकते हैं, बोलिए बोलिए। हाँ देखिए लिखा होगा, द स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, है ना लिखा हुआ, ये बोलिए ना। हाँ बोलिए। अच्छा, दिस स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, देख लिए ना, वही है तो नहीं। देखिए देखिए, इस उम्र में चोखेर दोस्त यार, देखिए होता है बाबू उम्र का दोस्त। तो देखिए देयर आर 2 स्ट्रक्चर, फंक्शनल और डिविजनल। तो जल्दी बताइए, वो आपसे पूछ रहे वो कौन सा स्ट्रक्चर है जहां फंक्शन के बेसिस पे बांटते हैं, फंक्शनल, और जहां प्रोडक्ट के बेसिस पे बांटते हैं उसको कहते हैं डिविजनल। अच्छा, 8 पॉइंट दिया हुआ है। एक सवाल आपके मन में आता हो, क्या आठों याद करेंगे? नहीं, इस चैप्टर से 4 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो 4 मार्क्स में कोई 5 पॉइंट याद करना जो आपको इजी लगे, हम आठों पढ़ा दे रहे। आइए, डिफिकल्ट टू मेक अकाउंटेबल एज डिपार्टमेंट आर इंटरडिपेंडेंट। बोला फंक्शनल वाला में एक खराबी है, क्या खराबी है, एक डिपार्टमेंट ना दूसरा डिपार्टमेंट पे डिपेंड होता है, जैसे प्रोडक्शन, सेल, परचेज, मार्केटिंग। देखिए पहले सामान बनेगा, फिर परचेज किया होगा रॉ मटेरियल, फिर उसको सेल करेगा, फिर उसको मार्केट में लेके जाएगा। तो हर एक डिपार्टमेंट दूसरा डिपार्टमेंट है ना डिपेंडेंट होता है। इस कारण से कोई एक डिपार्टमेंट को हम लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं बना सकते। अगर मान लीजिए प्रोडक्शन में कुछ डिफेक्ट मिला तो वो बोलेगा परचेज वाला गलती किया, परचेज वाला बोलेगा सेल वाला किया, सेल वाला बोलेगा मार्केटिंग वाला किया। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर का एक खराबी क्या है, यहाँ पे किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को या किसी एक यूनिट को हम लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं बोल सकते, क्योंकि ये लोग इंटरडिपेंडेंट होते हैं। आज देखिए डिविजनल वाला में इजी टू फिक्स द अकाउंटेबिलिटी एज डिपार्टमेंट वर्क इंडिपेंडेंटली। कॉस्मेटिक वाला अपना तरफ, कपड़ा वाला अपना तरफ। तो अगर कपड़ा वाला में कोई गलती होगा तो कॉस्मेटिक वाला को थोड़ी ना बोलेंगे, कॉस्मेटिक वाला में कोई गलती होगा तो कपड़ा वाला को थोड़ी ना बोलेंगे। तो यहाँ पर आप किसी इजीली बता सकते हैं कौन गलती किया है, लेकिन फंक्शनल वाला में आप नहीं बता सकते कि कौन गलती किया है। तीसरा देखिए इकोनॉमी। फंक्शनल वाला सस्ता होता है, इट इज़ इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल मतलब एडवांटेजियस। इसमें आइए, इट इज़ नॉट वेरी इकोनॉमिकल बिकॉज ऑल रिसोर्स आर रिक्वायर्ड इन डिफरेंट डिपार्टमेंट। बोला डिविजनल वाला सस्ता नहीं होता, क्यों? क्योंकि देखिए दो, अगर आप प्रोडक्ट के हिसाब से बांटिएगा तो आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कॉस्मेटिक में भी बनाना होगा, सेल डिपार्टमेंट कॉस्मेटिक में भी बनाना होगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट कॉस्मेटिक में भी बनाना होगा, और फिर वही चीज़ आपको कपड़ा वाला में भी बनाना होगा। तो यहाँ ये थोड़ा महंगा होता है, डिविजनल स्ट्रक्चर थोड़ा महंगा होता है। इसीलिए बड़े बड़े बिजनेस में ना फंक्शनल स्ट्रक्चर आप देखेंगे जहाँ पे काम के बेसिस पे वो लोग डिपार्टमेंट बनाता है। आइए, डेवलपमेंट ऑफ मैनेजर्स, लेस चांस ऑफ मैनेजर्स बिकम स्पेशलाइज इन वन फंक्शन ओनली। देखिए बोला है ना कि फंक्शनल स्ट्रक्चर में ज़्यादा तरक्की नहीं होता, क्योंकि आपको हम थोड़ा देर पहले क्या पढ़ा रहे थे, स्पेशलाइजेशन होगा, स्पेशलाइजेशन होगा। माय डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, स्पेशलाइजेशन का एक खराबी होता है क्या, कि आप जिंदगी भर उसी काम में आप टैलेंटेड रह जाएंगे। एक बात बताइए, आप किसी होटल में गए काम करने के लिए, आप मान लीजिए शेफ का काम करते हैं, होटल मैनेजमेंट का पढ़ाई किए हैं, आपको खाना बनाने आज बहुत अच्छा आता है, आप सोचे थे कि हम तरक्की करेंगे अपना लाइफ में, बात समझे। आपको जिस होटल में नौकरी लगा, सपोज आपको आईटीसी कंपनी में नौकरी लग गया, आईटीसी होटल में नौकरी लग गया, आप जब खाना बनाने गए आपको बोला कि तुम हमेशा खिचड़ी बनाओगे, क्या बनाओगे, खिचड़ी। अभी आपको खिचड़ी वाला डिपार्टमेंट दे दिया। अभी क्या है ना, इसका फायदा सुनिए और नुकसान देखिए। फायदा ये होगा कि आप खिचड़ी का एक्सपर्ट बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, एक्सपर्ट। लेकिन उसका एक नुकसान है, क्या, कल होकर के मान लीजिए आईटीसी होटल ही बंद हो गया या उस पर बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया, क्या कर दिया वो, बॉम्ब ब्लास्ट।
आपका नौकरी डिसलोकेट हो गया, आपका काम चला गया, कब मान लीजिए अभी होटल बंद है 10 महीना के लिए, अब जब आप दूसरा होटल में जा रहे हैं वहाँ पे खिचड़ी के बोल के कोई प्रोडक्ट ही नहीं, अब तो आपका डिमांड खत्म हो जाएगा। देखिए कभी भी आदमी को ना एक चीज़ में स्पेशलाइज होना नहीं चाहिए, आपको भी सिखा रही है, आप अपना लाइफ में भी सुन लीजिए। कभी जब आप लाइफ में आगे बढ़ना ना, जब आप पढ़ाई लिखाई भी आगे करना, तो किसी एक चीज़ पे आप कभी डिपेंड मत रहना, क्योंकि किसी एक चीज़ को सीखेंगे ना आप जीवन भर, तो हो सकता है उस चीज़ का डिमांड ही खत्म हो जाए, हो ही सकता है, होता है ऐसा। बात समझ रहे ना। सपोज आपको जो काम आता है वो काम अब बाद में फ्यूचर में रहा ही नहीं, क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, कब कौन सा नया चीज़ आ जाए कोई नहीं जानता है। तो अगर मान लीजिए जो चीज़ के आप स्पेशलिस्ट हो, अगर वो चीज़ ही बाद में डिमांड नहीं रहा, तो इसीलिए बोला गया है कि फंक्शनल वाले लोग जो होते हैं ना, उन लोगों का उतना डेवलपमेंट नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो लोग एक ही चीज़ सीख के रह जाते हैं। लेकिन जो डिविजनल वाले लोग होते हैं उन लोगों को मल्टीपल नॉलेज होता है। देखिए, मोर चांस ऑफ मैनेजर्स परफॉर्म मल्टीपल फंक्शन, स्पेशलाइजेशन, दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बिंग फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। फिर वही बात, इस टाइप के स्ट्रक्चर में स्पेशलाइजेशन होता है एंड इट ब्रिंग्स प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। यहाँ पर काम के हिसाब से स्पेशलाइजेशन होता है और यहाँ पर प्रोडक्ट के हिसाब से स्पेशलाइजेशन होता है। कंपेयर टू डिविजनल लेस व्हेन कंपनी इज प्रोड्यूसिंग मोर प्रोडक्ट। बोला है देखिए, बोला फंक्शनल वाला में उतना कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जब कंपनी ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएगा ना तो थोड़ा दिक्कत होगा आपको मैनेज करने में। और इसमें देखिए, बेटर कोऑर्डिनेशन बिकॉज ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड टू वन प्रोडक्ट आर इन वन डिपार्टमेंट ओनली। पर यहाँ पे कोऑर्डिनेशन ज़्यादा अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि एक प्रोडक्ट का एक डिपार्टमेंट, दूसरा प्रोडक्ट का दूसरा डिपार्टमेंट, तीसरा प्रोडक्ट का तीसरा डिपार्टमेंट। लेकिन फंक्शनल वाला में क्या है, हर काम के लिए एक ही डिपार्टमेंट है, तो थोड़ा कोऑर्डिनेशन करने में दिक्कत हो जाता है। अब आइए, ऑटोनोमी। ऑटोनोमी मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट फ्रीडम। फ्रीडम फंक्शनल वाला में लेस ऑटोनॉमी ऑफ एक्शन, बोला उतना फ्रीडम नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक डिपार्टमेंट दूसरा डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड है। जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट परचेस पे डिपेंडेंट है, परचेस वाला रॉ मटेरियल खरीद के लाएगा तभी ना प्रोडक्शन वाला बनाएगा। बस समझिए, अब प्रोडक्शन वाला बनाएगा तभी ना सेल वाला बेचेगा, और सेल वाला बेचेगा तभी ना मार्केट में आके मार्केटिंग वाला उसका एडवर्टाइज करेगा। तो इसमें फ्रीडम उतना ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन डिविजनल वाला में दोनों प्रोडक्ट का अलग अलग है, एक प्रोडक्ट का दूसरा प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है। मोर ऑटोनॉमी, देखिए ऑटोनॉमी मतलब फ्रीडम। और लास्ट टॉपिक है सुटेबल। कौन सा किसके लिए सुटेबल है? इट इज सुटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हर बिजनेस के लिए फंक्शनल सही है, लेकिन ये मल्टी प्रोडक्ट बिजनेस के लिए सही है। डिविजनल वाला मल्टी प्रोडक्ट मतलब जिस बिजनेस का बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट होगा वो लोग के लिए डिविजनल स्ट्रक्चर सही है। रुक जाइए, अब आपसे हम पूछेंगे, आप हमको बताना। देखिए, दो तरह का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा भी है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है। देखिए, दो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है, एक फंक्शनल और एक डिविजनल। इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज सब मेरा नोट्स में है, आप उसको रीडिंग करोगे वही सब बात मिलेगा। अभी आपको हम डायरेक्ट उसका फीचर्स पढ़ा दिए। फीचर्स मतलब ये हो गया फंक्शनल का पॉइंट और ये हो गया डिविजनल का पॉइंट। हम आपसे पूछ रहे, आप हमको जवाब दीजिए। बताइए वो कौन सा स्ट्रक्चर है, आप लोग सिर्फ दो ही ऑप्शन है आपके पास, फंक्शनल और डिविजनल। बताइए वो कौन सा स्ट्रक्चर है जहाँ काम के बेसिस पे डिवाइड करते हैं? सोच के बोलिए ना। आज जहाँ प्रोडक्ट के बेसिस पे होता है, फाइन। बताइए वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता है? फंक्शनल। और जो इंटरडिपेंडेंट होता है? यस। उसके बाद वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है जो सस्ता होता है? फंक्शनल। और कौन सा महंगा होता है? डिविजनल। और बताइए वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे आदमी एक ही चीज़ का स्पेशलिस्ट होता है? फंक्शनल। और जहाँ पे मल्टीपल चीज़ का होता है? डिविजनल। और बताइए वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर फ्रीडम कम होता है? फंक्शनल। जहाँ फ्रीडम ज़्यादा होता है? उल्टा। उसके लास्ट पॉइंट, वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो सबके लिए ठीक है? फंक्शनल। और जो ज़्यादा प्रोडक्ट वाला के लिए ठीक है? डिविजनल। अच्छा, ये हो तो हम लोग का क्लास हो गया।